हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। इफ आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मैं हूं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस एजुकेटर, और मैं आपको पेपर वन में पीडी कवर कराती हूं। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि हमने अपनी प्रिपरेशन के दरमियान करते हैं। वो क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन चीजों को हमें क्या क्या अवॉइड करते हुए चलना है। हम देखो, पॉइंट ये होता है, मिस्टेक्स करना जरूरी होता है क्योंकि हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, बट बार बार उस चीज को रिपीटेशन में करना वो चीज आपके लिए दिक्कत कर सकता है। सो आज हम इसी सेशन को लेकर आए हैं, इस चीज के ऊपर फुली डेडिकेटेड रहेगा कि क्या मिस्टेक्स हमको नहीं करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल की तरह आ सकती है, और जो हमारे ड्रीम है, जो हमारा जेआरएफ है, उसको कहीं ना कहीं वो रोक रही है। मैं भी देखो आपकी तरह ही हम उम्र हूँ, आपकी ही एज की ही हूँ। सो आई कैन ऑल्सो रिलेट दैट कि क्या क्या चीजें वो होती हैं जिसकी वजह से हम चीजों को कॉप अप नहीं कर पाते हैं। तो कहा भी गया है दैट सम ऑफ द बेस्ट लेसन्स वी हैव एवर लर्न फ्रॉम we learn from our mistakes and our failures. The error of the past is the wisdom and the success of the future. So हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि सीखना है, उसे वापस से रिपीट नहीं करना है। तो मेरी स्ट्रैटेजी के दौरान या फिर मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने क्या क्या चीजें फेस करी थी, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी थी, वो आज मैं चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको वो नहीं करनी है, या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं यूजुअली बच्चों की। तो फर्स्ट आपका ये रहता है कि हम सबसे पहले तो ढंग से रिवीजन ही नहीं करते हैं भाई, ठीक है। हम अपने क्या करते हैं, मोटे मोटे नोट्स बना बना के बैठ जाते हैं, लंबे लंबे मोटे मोटे चिट्ठे बना के बैठ गए हैं, उसके बाद उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं। भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ना सारी चीजों को ना एकदम शॉर्ट में बना के चला था, टू द पॉइंट। मैं आपको यूजुअली पढ़ाती भी ऐसी हूँ, मैं आपको टू द पॉइंट चीजें कराती हूँ। और जेआरएफ अड्डा पे आपने सारी फैकल्टीज का भी देखा होगा, हम चीजें टू द पॉइंट करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही टू द पॉइंट है भाई। हम यूजुअली टेबल्स की फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्मेट में, कोई निमोनिक्स बना लिया उसकी फॉर्मेट में चीजों को करते हैं, ताकि हमें वो चीजें ना आगे लॉन्ग लास्टिंग याद भी रहे। और जब हमारे रिवीजन हो तो रिवीजन हम अच्छे से कर पाए। ऐसा ना हो कि अगर मेरे को अपना एक यूनिट रिवाइज करना है उसमें मैं पूरा दिन ही बिता दूं। भाई मैं नोट्स इतने क्रिस्प बना के बैठती हूँ ना कि भाई अगर मेरे को रिवाइज करना है तो मैं पूरा यूनिट वो 2 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स अपना खत्म करते हुए चलूं। दूसरी चीज हो जाती है, हम अपने पीवाई क्यूज को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हुए चलते हैं। भाई पीवाई क्यूज का इंपॉर्टेंस हमें बहुत बहुत, मतलब कहे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी पीवाई क्यूज के इंपॉर्टेंस को समझे, क्योंकि देखो वो पुराना सिलेबस आपका चलता हुआ आ रहा है, बट आप देख रहे हो कैसे कैसे चीजें ना मॉडिफाई हो चुकी हैं। पूछा अलग तरीके से जाता है सारी चीजों को। वही चीज है कि आप ना वही अपने स्टिक टू दैट सिलेबस रहते हो, और कहीं ना कहीं आपका वो क्या हो जाता है, बीच में एक ऑब्स्टेकल बन जाता है आपके जेआरएफ की तरफ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना पीवाई की उसको एनालिसिस करते हुए चलो। देखो कौन सी यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आपके फ्रेम हो रहे हैं, कौन सी यूनिट आपकी हाई वेटेज वाली है, कौन सी यूनिट आपकी लो वेटेज वाली है। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ना वही अपनी, आपको पता है कि भाई हाउसिंग और आपका फैमिली स्टडीज से कुछ आपकी फिक्स चीजें रहती हैं, राइट। तो अगर आपको पता है कि उससे वो वाली फिक्स चीजें आ रही हैं तो आप उस पे स्टिक हो जाओ। क्यों इतना सारा का सारा, अगर हम पूरा बहुत ज्यादा इन डेप्थ अपना डिटेल में करे जा रहे हैं, और अनलेस और अनटिल वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सो व्हाई यू आर गोइंग डीप डाइव इनटू दैट टॉपिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीवाई की उसको एनालिसिस करो। ये देखो कि कौन से नए टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे हैं, ये देखो कौन से पुराने वाले टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पीवाई की उसको, हम क्या करते हैं यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, तो आप वो इग्नोर करते हुए उनको मत चलो। अच्छे से रिवाइज करो चीजों को। सबसे पहले अपना पूरा यूनिट अच्छे से टू द पॉइंट अपनी चीजें लिखो, क्रिस्प में नोट्स बनाओ। उसके बाद अपने पीवाई की उसके एनालिसिस के बेसिस पे अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। थर्ड होता है, हम ना टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। हम क्या करते हैं, या तो पूरा दिन पेपर टू ही करते रहते हैं, या तो पूरा दिन पेपर वन ही करते रहते हैं। देयर आर द वेरियस स्टूडेंट दैट आई सॉ कि पूरा दिन सिर्फ पेपर वन को डेडिकेट करके वो पढ़ रहे हैं। भाई पेपर टू आपका 100 नंबर का है, आपका मतलब उससे 100 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी, तो आप उसको कैसे डील करोगे उस टाइम पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां पे चीजों को अच्छे से केटर आउट करते हुए चलो। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। पेपर वन देखो भाई आपको कितना टाइम उसको डेडिकेट करना है, पेपर टू देखो उसको कितना टाइम डेडिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बहुत ही ना फ्रेश होती थी अपना, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं जब यूजुअली पढ़ना स्टार्ट करती थी तो मैं क्या करती थी, मैं पेपर वन को यूजुअली ना, क्योंकि रात में थोड़ा सा होता है ना, मैथ्स वगैरह होता है, दिमाग चल जाता है, तो मैं यूजुअली पेपर वन को अपना रात में रखती थी। मैं हमेशा मॉक जरूर देती थी एट दी एंड वाले डेज में, तो मैं ये चीज करती थी, रिवाइज भी करती हूँ साथ साथ, और प्लस अपने मॉक भी देती चलती थी कि भाई मॉक तो देना ही देना इंपॉर्टेंट है।
तो मैं बहुत सारे मॉक अपने ये लगा लो कि कम से कम अगर आपको अपना पेपर क्वालिफाई करना है ना, तो भाई आपको बहुत मॉक देने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं ऐसा रखती थी कि मैं रात के टाइम पे अपना पेपर 1 करती थी और दिन के टाइम पे मैं पेपर 2 करती थी। पेपर 1 मेरा रात के टाइम पे इसलिए होता था, रीज़न बीइंग क्योंकि उसमें मैथ्स होता था, डीआई होता था, तो मॉक के साथ मैं उसको प्रैक्टिस करा करती थी। तो मेरे बहुत सारे ऐसे ना मॉक के थ्रू मैं बहुत सारे अपने डीआई लगा लेती थी, बहुत सारा अपना आरसी लगा लेती थी, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यूजुअली रात के टाइम पे एकदम होती है ना कि हमारे घर में पूरी शांति होती है, तो मेरे को शांति में वो पढ़ना बहुत पसंद है। दिन में तो यूजुअली छोटे भाई-बहन होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा शोर भी हो जाता है, तो वो वाली चीज़ थोड़ा-सा वह रहता था। तो एक तो सेपरेट मेरा है वैसे रूम, तो आई यूज्ड टू स्टडी अपना पेपर 2 सुबह के टाइम और पेपर 1 अपना रात के टाइम। हो सकता है कि आप नाइट पर्सन हो, आपको रात में करना अच्छा लगता हो, तो आप अपना ऐसे शफ़ल करते रह सकते हो। हो सकता है आप पेपर 1 सुबह करो, पेपर 2 रात में करो। तो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हुए चलो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों पेपर को करो। ऐसा मत करना कि आप सिर्फ पेपर 1 को ही कर रहे हो, पेपर 2 बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। दोनों को आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ही आपको करना पड़ेगा। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ओवरलुक कर रहे हो, आप छोड़ के जा रहे हो। आप जब पीवाईक्यू को एनालिसिस कर लोगे ना भाई, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक खुद से ही पता लगने लग जाएँगे। ऑल्दो मैंने आपको बहुत सारे आप इम्पोर्टेंट स्पेशल सेशंस में मैंने आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रखी है, जहाँ पे मैंने आपको हर यूनिट के इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स भी बताए हैं कि ये वाले टॉपिक्स तो आपको नहीं छोड़कर जाने हैं, तो करके ही जाने हैं। तो वो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक पीवाईक्यू के एनालिसिस के हिसाब से दिए हैं मैंने आपको। तो उन टॉपिक्स को तो बहुत इम्पोर्टेंटली आप करके जाएँगे ही जाएँगे, ठीक है? जैसे आपको पता है वो आरएम वाला यूनिट है, आरएम वाले में आपको पता है कि मनी मैनेजमेंट है, आपका बजटिंग है, इनसे आपके स्टेप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ बजट तो कोई नहीं पूछेगा आज के टाइम पे, राइट? तो यही चीज़ हो जाती है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हुए चलो, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैटर आउट करते हुए चलो। उनको ओवरलुक मत करना, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर रहे हो और उनको आप छोड़ रहे हो। तो ऐसा चीज़ नहीं करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को करते हुए चलना। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन से? वो आप वीडियोज़ जाकर देख सकते हो। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो आप पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पर भी आप उन्हें देख सकते हो। हम भैया टाइम से ना मॉक नहीं देना स्टार्ट करते हैं। अब भाई मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छे से पता लग जाती है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। वो 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के जो स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका होता है ना, वो आपको मॉक ही दिलाता है, ठीक है? तो सिमुलेट जब आप करोगे, जब आपको एकदम एक जैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा ना कि आप 3 घंटे लगा-लगा के आप पेपर लगाओगे, तो वहाँ जाके आप जब एक्चुअल परफॉर्म करोगे, तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। इस बारी जैसे हुआ था बहुत सारे बच्चों को पेपर बहुत लेंदी लगा था। बहुत सारे पेपर का मतलब बच्चों का पेपर भी छूटा है इस बारी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक लगा के चलो। आपको ये सारी चीज़ पता हो कि भाई मेरे को पेपर 1 ना इतने घंटे में निपटा देना है, इतने टाइम में मेरे को निपटा देना है। अब जैसे मेरा क्या स्ट्रैटेजी होता है, मैं अपना स्ट्रैटेजी अगर आपके साथ शेयर करूँ तो मैं अपना पेपर 1 में अपना जो सबसे पहला सबसे पहले तो मैं पेपर 1 ही उठाती हूँ। पेपर 1 में छठे क्वेश्चन से उठाती हूँ क्योंकि ना मेरे को ये होता है कि जब मेरा पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना लास्ट में उठाऊँगी मैथ्स वाला पोर्शन, अपना डीआई वाला पोर्शन खासकर, क्योंकि उस टाइम पे ना जब मेरे को ये तसल्ली हो जाती है कि भाई मेरा ना पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके अपना पूरा का पूरा डिवोशन अपना मैथ्स की तरफ दे सकती हूँ क्योंकि मैथ्स करने के लिए ना आई वांट मेरा फ्री माइंड, ठीक है? तो मैं करती क्या हूँ, अपना 1 आवर का मैं अपना टाइम पीरियड सेट रखती हूँ क्योंकि ऊपर तो अब आपका टाइमर होता ही है जो कि उल्टा चल रहा होता है। जब वो टाइमर उल्टा चलता है ना तो ऐसे दिल की धड़कनें ऐसी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि भाई टाइम खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो वो वाली चीज़ को कैटर आउट करने के लिए मैं सबसे पहले अपना 1 घंटे में ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपने 6th क्वेश्चन से लेके अपने 50वें क्वेश्चन तक को मैं अच्छे से खत्म कर सकूँ। उसमें अगर बीच में आपके 1-2 अब मेरे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर मेरे से ऑन द स्पॉट वो एक बार देखते ही मेरे से बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हो जाता है, जो मेरे पास बाद वाला बचा हुआ टाइम होता है, तो मैं अपना 1.5 घंटा आप लगा सकते हो कि मतलब 1.5 आवर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लगाती हूँ पेपर 2 में, ठीक है? मेरा ये होता है कि अब मेरे को इसको ना अच्छे से खत्म कर देना है। अब मेरे 2.5 आवर खत्म हो चुके हैं, अब मेरे पास बचता है लास्ट में आधा घंटा। और ये जो आधा घंटा होता है ना, मेरे को पता है कि मैं इसमें ना अपना डीआई और अपना जो बचा-खुचा मैथ्स वाला पोर्शन होता है, मैं पूरा आधा घंटा लेके इसको सॉल्व करना चाहती हूँ। ताकि मैं ना एकदम एकदम बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज़ों को अच्छे से करूँ और मेरे पास वो वाला प्रेशर ना हो कि टेंशन तेरा और पेपर भी रहता है। तो मेरे को वो वाला स्ट्रेस नहीं चाहिए होता। तो मैं अपना ना ऐसे अपना मेरा स्ट्रैटेजी रहता है कि मैं ऐसे करते हुए चलती हूँ और मैं आराम से भई मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, जब मेरे पे स्ट्रेस नहीं होता ना, मैं आराम से मैं क्योंकि तेरे को पता है भई मैथ्स भी अपना थोड़ा बहुत ठीक ही है। तो मेरा ये 15 मिनट तो मैक्स मैं बता रही हूँ, मैक्स टू मैक्स मेरा 15 मिनट के अंदर बन जाता है और आखिरी के 15 मिनट में थोड़ी अपने देखती हूँ कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने अगर रिव्यू के लिए डाला हुआ था, ठीक है? वो वाले क्वेश्चन मैं आखिरी के 15 मिनट में 20 मिनट में उनको भी आँखों के आगे से गुज़ार लेती हूँ कि ठीक है,
पेपर छोड़ के नहीं आना है, सबसे पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, भई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है। एक होता है ना कि अंदर से दिल से आवाज़ आती है, तो उस दिल की आवाज़ को सुन लेना भाई, ठीक है? उस क्वेश्चन को नहीं छोड़कर आना है। ऐसे ही आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना टाइम मैनेज करते हुए चलो पेपर के टाइम पे, और ये आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपने पेपर का क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्या आपके लिए बहुत अच्छा, देखो ये वाला स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करता है। हो सकता है आपके लिए कोई और स्ट्रैटेजी हो, आपके लिए एक अपना स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आप पहचानोगे कैसे, जब आप मॉक दोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया मॉक देने स्टार्ट करो। तो सबसे बड़ी गलती तो हम लोग ना यही करते हैं कि हम ना मॉक ही नहीं देते हैं। तो भाई ये गलती नहीं करनी है, मॉक देने हैं। आखिरी के अपने दिन बना लेना कि जब मेरा 1 महीना बचेगा ना, मैं जब से ही मॉक देना स्टार्ट करूँगी, और पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। उसी के हिसाब से आप अपना कॉन्सेप्ट, अपना थ्योरी को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद एक हो जाता है कि हम अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, भाई ठीक है, नहीं करना है, ठीक है, ढंग से नहीं खाते हैं, और हमने तो भैया फूड वाले बच्चे हैं, वैसे भी हमें तो पता ही है कि भैया आपका फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई पानी पीते रहो, इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से लेते रहो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हुए चलो। अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि जैसे पेपर आने वाले, तो यूजुअली जब मैंने अपना एक अटेम्प्ट दिया था अपने मास्टर्स के टाइम पे, तो मेरी तबियत बहुत खराब हो गई थी। तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, ठीक है? क्योंकि मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज़ अपने मास्टर्स के पेपर आ गए थे, और उसकी वजह से थोड़ा-सा वो मतलब थोड़ा वो हो गया था। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकती है आपकी तैयारी को। तो अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आपको फ़ोकस रखना है, ठीक है? उसके बाद इसमें आप अपना ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि ये देखो बहुत सारा स्ट्रेस वैसे ही होता है, तो अपना ना आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, अपना थोड़ा-सा अगर आप योगा, मेडिटेशन या फिर अगर आप जिम वगैरह करते हो, तो गो फॉर दैट, ठीक है? एक थोड़ा-सा ना आपका वहाँ पे स्ट्रेस बूस्टर की तरह होता है, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। अपना होता है कि एक लैक ऑफ फोकस, हम अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। यूजुअली हम पढ़ते-पढ़ते अपनी कहीं न कहीं पता नहीं कैसे ही हाथ घूम जाता है, और इंस्टा की रील्स हमारे स्क्रॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। जब आप पढ़ रहे हो तो डेडिकेटेडली सिर्फ पढ़ना है। फ़ोन को साइड में रख देना है, फ़ोन की कोई नोटिफ़िकेशन सारी ऑफ कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और साथ में आपका फ़ोन चल रहा है। भैया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है इन चीज़ों में। तो अपना फ़ोकस बनाए हुए रखना है। आप ये है कि एक कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे सेल्फ स्टडी बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, देखो सेल्फ स्टडी करना। बट अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी करके आपका 1 बार में 2 बार में क्वालीफाई नहीं हुआ है, तो देयर इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम समबडी, राइट? अगर आपको लगता है कि किसी और का स्ट्रैटेजी आपको हेल्प आउट कर सकता है, तो गो फॉर दैट, ठीक है? अपने ग्रुप सर्कल में आप अपने फ्रेंड से थोड़ा डिस्कशन इस चीज़ पे कर सकते हो, ठीक है? आप अपने टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो इफ यू वांट टू। अगर आप अकेले कर रहे हैं, तो अकेले कर लो, ठीक है? आप यूट्यूब पे देखो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। एक टॉपिक से आपके रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती है। तो जाओ वीडियोज़ देखना स्टार्ट करो। खुद से अगर बैठोगे, एक-एक पीवाईक्यूज़ को सेग्रीगेट करने के लिए बैठोगे, एक-एक टॉपिक को खुद से निकाल के पढ़ने के लिए बैठोगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा डीप डाइव कर जाओ। एक कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि ओवर स्टडी कर लेते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को। अगर मैं बात करूँ, सिर्फ़ आपको मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज करना है, ठीक है? अब कुछ लोग हो जाते हैं पूरी इसके, भाई आप देखोगे इसके तो पूरे मतलब 60-70 पेज की आपकी एक पीडीएफ भी अवेलेबल है। क्या वो पढ़ना स्टार्ट करोगे? इतना टाइम आप वहाँ पे डिवोट करोगे, और आपको पता है कि मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज से सिर्फ सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है, तो आप वही करो ना सिर्फ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ आप क्या क्या हो जाएगा, आप ये चीज़ क्या होता है, तो कई बार हम ना इन चीज़ों को आपका इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू वांट तो आप हेल्प लो, ठीक है? आपके पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, गो फॉर दैट। सारी चीज़ अच्छे से करते हुए चलना है। दूसरा आपके सॉल्यूशंस यही है कि आप अपना एकदम स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाते हुए चलो, अपना टाइम डिवोट करते हुए चलो। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको मॉक से बहुत अच्छे से पता लग जाएँगी। हेल्थ पे बहुत अच्छे से फ़ोकस रखिए अपना, और अपनी हेल्थ अपना मतलब अगर आपको लगता है कि अगर आपको वीडियोज़ देखने की इम्पोर्टेंट है, तो वीडियोज़ ज़रूर देखो। जैसे अभी मैं आपको जैसे करा रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाते हुए चल रही हूँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कॉन्सेप्ट मैं किस बेसिस पे बना रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रही हूँ, जो कि मैंने अपनी साइ अपने मैं आप मानोगे नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर यूनिट के ना अपने लिए एक साइड में लिख लिए कि मेरे को आपको ये चीजें करानी है ऑन द बेसिस ऑफ द पीवाईक्यूज। तो जब मैं आपको टॉपिक बताती भी ना, आपको देखो एक तो डेली हमारे सेशंस हो रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, जब भी मैं आपको बताती हूँ तो मैं आपको ये चीज भी बताती हूँ, यार इससे ना ये वाला क्वेश्चन बना था, तो इसको ऐसे करते हुए चलो। जैसे मैंने आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ा, यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया, यूनिट 3 यूनिट 4 हमारी इस वीक के अंदर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। जब हमारी सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम यूनिट नंबर 5 6 ऐसे ऐसे करके हम सारी यूनिट के ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि कौन-सा
आपका पॉइंटर आपको कहाँ से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आपको करनी है। तो आप अपना ऐसे टाइम भी सेव कर सकते हो और अपने रिसोर्सेज़, अपनी एनर्जी भी सेव कर सकते हो। और वो एनर्जी अपने मॉक पे लगाओ ना भाई, अपने मॉक देने स्टार्ट करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद होता है अपना नॉलेज रिइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। बार-बार अपने अपने कोई देखो, एक तो मैं हमेशा चीज़ कहती हूँ अपने ना नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलो। मोटे-मोटे पोथी-पत्र नहीं बनाने हैं भाई, कोई नहीं पढ़ने वाला, रिवाइज़ भी नहीं होंगे एट द टाइम वो। आपको करना क्या है, टू द पॉइंट आपको क्या करना है, अपने फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बनानी है, ठीक है? अपना टू द पॉइंट क्रक्स में जितने टॉपिक्स बनाते हुए चलोगे उतने करना। और पता है एज़ अ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, हम ना बहुत सारे हम ना एक ही टॉपिक की ना अपनी ऐसा होता है कि 10 एजुकेटर हम 10 की वीडियो देख लेते हैं। हम ना उन्हीं उसी एक टॉपिक के अराउंड ना रिवॉल्व, गोल-गोल, गोल-गोल, गोल-गोल घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ पे भी स्टक नहीं होना है, ठीक है? अपना एक रिसोर्स जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो, वेदर इट्स मी या फिर कोई और एजुकेटर है जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ो, बट उस पे ही स्टिक रहो, ठीक है? खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक बुक से कर रहे हो, तो स्टिक टू दैट बुक, ठीक है? उससे ही करते हुए चलो। हम अपने ना बहुत हमारे देखो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पे जंप किया, ये अच्छा नहीं लगा, अच्छा वो भी कर लेते हैं ना, वो भी कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट को जितना अपने अपने नोट्स बनाते हुए चलो, टू द पॉइंट नोट्स बनाओ। और अपने नोट्स बनाने के बाद 1 यूनिट की अगर नोट्स बनानी है, थोड़े टाइम बाद 1 हफ्ते मतलब अपने संडे वाला दिन तो यूजुअली ऐसा रखो उन नोट्स को ना रिवाइज करोगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, मैम हमने बहुत सारी चीजें ना लिख ली है, अब इसको है ना हमें ना याद नहीं रह पा रहा। भाई याद कैसे रहेगा, आपने रिवाइज किया कभी उसे, आपने बस उसको लिख के रख दिया, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं बहुत दूर जाके स्टोर हो गया। जब तक आप उन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, कैसे आपको कॉन्सेप्ट वो आपको रिटेन रह पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना उसको रिवाइज करते हुए चलो, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करते हुए चलो साथ साथ। ऐसा ना हो कि यार उसको ना रख लिया है, ठीक है हम इसको बाद में पूछ लेंगे, हम इसको बाद में पूछ लेंगे, वो चीज मत करो। जो डाउट जहां आ रहा है उसी दिन उसको क्लियर आउट करते हुए चलो, ठीक है? और अपना टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे पास अपना अपना डाउट भेज सकते हो। तो अगर आप टेलीग्राम पे डालोगे JRF अड्डा होम साइंस बाय प्रियांशी मैम, तो यहाँ पे मेरा आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप मेरे पास पर्सनली कनेक्ट होकर अपने डाउट्स भेज सकते हो। तो अपना ऑन द स्पॉट रखना है कि ऑन द डे आपको क्या करना है, डाउट्स अपने क्लियर आउट करते हुए चलने हैं, ठीक है? अपना रिटेंशन इंप्रूव करने के लिए आपको यही करना है, जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सको उतना चीजों को रिवाइज करते हुए चलो। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि अपना अगर आपने 3 घंटे में अगर आपने कोई मॉक दिया है, तो उसमें कम से कम उसके 4 से 5 घंटे उसकी एनालिसिस में लगाना कि आपकी क्या दिक्कत रही है मॉक में, क्या ऐसे एरियाज है जिस पर आपको वर्क करने की जरूरत है, क्या ऐसी चीज है जो आपको नहीं आई है, क्या ऐसी चीज है जो कि कौन से नए कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे पूछे गए थे। अगर कोई क्वेश्चन आपने ठीक किया है तो क्या स्ट्रैटेजी उसमें लगा दिया, कॉन्सेप्ट तो नया था पर मैंने तो बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन को कर दिया। क्या आपने कौन सा नया स्ट्रैटेजी, कौन सा नया अप्रोच आपने इस्तेमाल किया था। वो 3 घंटे का प्रेशर झेलने की आदत अभी से बना लोगे, तो वहां जाके बहुत बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। तो फोकस्ड आपके स्टडी सेशन जरूर होने चाहिए। अपना स्टडी सेशन अभी से, अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी करते हुए चलोगे, अच्छे से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करते हुए चलोगे, अभी भी कर लोगे। ये अभी भी टाइम है, अगर अब संभल गए तो अब संभल जाओगे, या तो बहुत डिले हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए जरूर चलना। ये देखो कि वहां पे आपका टॉपिक क्या पूछा गया था, वहां पे सिर्फ पीवाईक्यूज को पीवाईक्यूज में करके छोड़ मत देना, उसको डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलो कि अच्छा इस वाले टॉपिक से ऐसा वाला क्वेश्चन आया था। आपका एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, कौन सी वाली यूनिट से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसा अगर मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 1 2 3 4 आपकी थोड़ी मेजर यूनिट्स होती है अकॉर्डिंग टू मी। और जो आपकी जैसे कि आपका हाउसिंग वाली यूनिट है, आपका फैमिली स्टडीज वाला यूनिट है, ठीक है? आपका क्या है, इंटीरियर डिजाइनिंग, हाउसिंग डिजाइनिंग वाला यूनिट है, जो कि आपका थोड़ा थोड़ा, अगर मैं बात करूँ आपका कौन सा है, 5th 6th 7th 8th यूनिट, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि वहां से आपके थोड़ा सा फिक्स क्वेश्चन रहते हैं कि यहाँ से आपके ये वाले ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है? वो आप सिर्फ डायरेक्टली पीवाईक्यूज के बेसिस पे करते हुए चलो, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना पैटर्न समझते हुए चलो कि क्या आपका पैटर्न आ रहा है। कुछ बच्चों को पैटर्न ही नहीं पता होता, कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल एकदम कभी प्रैक्टिस ही नहीं होते, मौक ही नहीं दिया होता, सीधा जाके सिर्फ पेपर एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते हैं। वहां पे ना तो एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, ना कुछ और, ना उनको ये चीज पता होता अच्छा आरसी भी पूछी जाती है, आरसी अभी आती है आपकी लास्ट में। मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक मेरे साथ में एक देयर इज अ गर्ल एंड शी सेड कि इसमें आरसी भी आएगी लास्ट में, कितने घंटे का पेपर होगा। मतलब शी इज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम, उसको यही नहीं पता है कि कहती कि आपका पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये एकदम मतलब ऐसी चीजें नहीं करनी है भाई, ठीक है? अगर आपने 11 1150 रुपए का फॉर्म भरा है ना भाई, उसकी वैल्यू समझो, चीजें देखते हुए चलो, कैसा आ रहा है समझते हुए तो चलो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आए। अपने क्वेश्चंस के टाइप को अच्छे से समझते हुए चलो कि कहाँ से आपके सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? कहाँ से आपको अरेंज करने वाले आ रहे हैं, कैसा आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है।
किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि इस बार आपके जो थे आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 में इस बारी वो नहीं आए थे, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा आपका मॉडिफाई आपने देखा होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। टाइम को मैनेज करते हुए चलो मैंने आपको अपना स्ट्रैटेजी बता दिया है, आपके लिए अपना स्ट्रैटेजी कुछ और हो सकता है। हर किसी का स्ट्रैटेजी अपने लिए अलग होता है, तो अपनी स्ट्रैटेजी पहचानो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अपना टाइम मैनेज करते हुए चलो और ये देखो कि आपके हाई फोकस वाले एरियाज कौन से हैं। हम क्या करते हैं कई बार ना हम उन एरियाज पे बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं जहां पे इतना ज्यादा नीडेड नहीं है, राइट? अब उन पे क्या हो जाता है, मान के चलो हमारे क्या, हमारा तो सबसे बेस्ट होता है। हमारा तो देखो हम जब अपनी मास्टर्स करते हैं हमारे में तो आपका स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि अगर मैं अपने स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन में था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज पता है कि मेरे यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रांग है, राइट? मैं इसको कम टाइम में भी करूंगी, मैं बहुत अच्छे से केटर आउट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड मेरा एक थोड़ा सा ना वो रूट्स थोड़ी सी ब्रांच मेरी बनी हुई है। अब मेरे लिए जो टोटली नई यूनिट होती है वो होती है यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो भाई दो ना उसे। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई फोकस एरिया अपना देखो, अपने ना स्वॉट एनालिसिस करो, ये चीज देखो कि आपके कौन से वाला आपका स्ट्रेंथ हो सकते हैं, कौन से वाले आपके टॉपिक आप हाई वेटेज वाले हो सकते हैं, कौन से वाले टॉपिक आपके लो वेटेज वाले हो सकते हैं, कौन से टॉपिक आपको आते हैं, कौन से आपकी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है जिन पे आप और अच्छा उनको हल्के सा ब्रश अप कर लोगे तो आप बहुत अच्छा उसको कमांड कर सकते हो। कौन से ऐसे वाले टॉपिक है जो कि आपको नहीं आते हैं, राइट? उनको आपको बिल्कुल रॉ से आपको डीप से करने की जरूरत है। तो आपको ये खुद से पहचानना पड़ेगा कि आपके फोकस टॉपिक कौन से और आपके नेग्लेक्टेड टॉपिक कौन से हैं। तो आप जब पीवाईक्यूज करोगे तो आपको ये चीज पता लग जाएगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि आप बिल्कुल छोड़ते हुए चले गए थे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई फूड एंड न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन था यूनिट 3 एंड 4, अरे इसको पूरा छोड़ ही देते हैं। भाई क्यों छोड़ कर जा रहे हो? उसको एक बार देखो तो पीवाईक्यूज, इतने तो पीवाईक्यूज तो वैसे रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाता है, आपका कसूती ऑफ कर्नाटका होता है, उसके 4 होते हैं, गवंती मुर्गी नेगी मेंथी, राइट? उसके रिपीटेड क्वेश्चन आपके हैं, आपके 3 बार एक इकट्ठी साइकिल में पूछे गए हैं। कलर व्हील आपका रिपीटेडली पूछा गया है। जब पीवाईक्यूज करोगे ये चीजें अच्छे से पता लग जाएंगी। नहीं करना चाहते तो जाके वो वीडियोस देखो जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं। और डेली सेशंस तो मैं वैसे ही लेकर आ रही हूँ, ठीक है? अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं वो वहां पे तो आपकी ये सारी सिरदर्दी मेरी होती है, मैं तो आपको पूरा कराती हूँ। अभी मैंने यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जब खत्म कराई थी मैंने उसको 150 पीवाईक्यूज कराए थे। जगह जगह से निकाल निकाल के जितने मैं पीवाईक्यूज कलेक्ट कर सकती थी मैंने 150 प्लस उसके वहां पे पीवाईक्यूज कराए हैं। तो हर टॉपिक में हर यूनिट कराने के बाद हम आपको उसके पीवाईक्यूज में आपको करा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको ना एकदम रीसेंट पीवाईक्यूज एकदम सही में या एकदम होता है ना एकदम राइट उसके आंसर्स हो वो आपके मिल जाए। तो यूजुअली जब मैं आपको कराती हूँ पीवाईक्यूज कराती हूँ आपके हम ऐसा कराते हो कि भाई आपको पीवाईक्यूज भी आ जाए, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाए। तो हमारे ना दो तरफा अप्रोच हो जाती है, या तो कॉन्सेप्ट करके पीवाईक्यूज करो या तो पीवाईक्यूज करके कॉन्सेप्ट करो। मैं दोनों अप्रोच फॉलो करती हूँ भाई। मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट करके पीवाईक्यूज कराती हूँ और काफी बार पीवाईक्यूज से मैं आपको कॉन्सेप्ट कराती हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपने एरिया समझते हुए चलो कि कौन से ऐसे वाले टॉपिक है जो कि आप बिल्कुल छोड़ते हुए चल रहे हो सकता है कि आपने रिसर्च वाला टॉपिक बिल्कुल छोड़ दिया, हो सकता है आपने टेक्सटाइल वाला टॉपिक बिल्कुल छोड़ दिया। भैया टेक्सटाइल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हो? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो एरिया समझते हुए चलो कि किस पे आपको अब काम करने की जरूरत है और किस पे आपको काम करने की थोड़ी सी कम जरूरत है। आपको फैमिली स्टडीज में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका हाउसिंग वाला आपका यूनिट है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट? वो कहीं ना कहीं उसके बहुत छोटी यूनिट है, आप उसको एक दो दिन में आराम से बैठ के उसको जल्दी से निपटा सकते हो अगर मेन मेन पॉइंटर पढ़ते हुए चलोगे तो, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इन चीजों को समझते हुए चलो, बैलेंस बनाते हुए चलो बेसिकली। अपना टाइम मैनेज जब करते हो तो अपने टाइम को इफेक्टिवली अपना यूटिलाइज करते हुए चलो। कई बार क्या हो जाता है हम अपनी ना प्लानिंग इनइफेक्टिव करते हैं, ठीक है? हम अपना प्लान ढंग से नहीं करते, हम पेपर 1 पेपर 2 को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने डे में अपना गांठ बांध लो कि भाई मेरे को ना पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही करने हैं। तो जैसे कि आप पेपर 1 को कर रहे हो, पेपर 1 को 2 घंटा दे रहे हो, पेपर 2 को 3 घंटा दे रहे हो, तो ये 5 घंटे है ना भैया दिन के, तो 5 घंटे दिन के अपने बनाते हुए चलो। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अपना 5 और 3 का रेशो बना सकते हो। देखो कौन सी वाली यूनिट पे ज्यादा मेहनत करनी है। पेपर 1 समझ लो आपका सेवियर है, आपका कंपेनियन है, आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेपर 1 नहीं करोगे ढंग से आपका एग्जाम वहीं रह जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर 1 की अहमियत को समझो। गेम चेंजर है, सेवियर है। और पता है मेरे टाइम पे तो मैं ना पेपर 2 पढ़ के बहुत ज्यादा बोर हो जाती थी, इतना होम साइंस कर करके, इतना ज्यादा वास्ट में कर करके मैं बहुत यूजुअली बोर हो जाती थी। तो मैं पेपर 1 को अपना लेती थी एज
भई अब थोड़ा-सा अलग पढ़ना है ना, अब पेपर 1 कर लेते हैं। पेपर 1 में जैसे होता था टू द पॉइंट चीज़ें वैसे लिखी हुई, थ्योरीज़ को रटना ही होता था। बार-बार उठाया अपने पुराने नोट्स लेके वही अपने पुराने नोट्स रिवाइज़ कर दिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर 1 की अहमियत समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1, आपका गेम चेंजर हो सकता है वो, ठीक है? लास्ट मिनट की क्रैम्पिंग पे सारी चीज़ें मत छोड़ो। ऐसा मत करना कि भाई जब पेपर आने वाला होगा ना, 1 हफ्ते बैठ के ना पहले बैठ के मैं मॉक देना स्टार्ट करूँगी। ऐसा नहीं होने वाला है भाई। 1 हफ्ते से कुछ काम नहीं चलेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेना, कम से कम अपना 1 महीने पहले अपने मॉक देने स्टार्ट कर देना। लास्ट मिनट पे चीज़ें मत छोड़ना, ऐसा मत करना। अभी ना सिर्फ़ एक काम करती हूँ, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? इतने बड़े-बड़े ना पोथी-पत्र अपने इतने बड़े-बड़े अपने नोट्स इकट्ठे करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं और ये सोचते हैं हम ना आखिरी में जाके उसको रिवाइज़ कर लेंगे। ऐसी चीज़ मत करना भाई, जैसे-जैसे नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, साथ-साथ रिवाइज़ करते हुए चलो। आखिरी में वो कैसे रटोगे इतना सारा, ठीक है? आई नो रटना इम्पोर्टेंट होता है। बट आपका रिटेन कितना रह पा रहा है, कितना आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेस और फैटीग को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉक दोगे, एक थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको 3 घंटे में अपने पेपर को कैसे कैचर आउट करना है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट वो 3 घंटे का स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे अपने पेपर को अप्रोच कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है, राइट? और अपना इफेक्टिव आप मॉक टेस्टिंग अपनी दे सकते हो। मॉक को टेस्ट देना स्टार्ट करो, रेगुलरली अपने मॉक लगाओ, ठीक है? उसके बाद अपना एक एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट पूरा बन जाता है। हो सकता है कि आपके जैसे मेरे घर में ना सुबह के टाइम पे बहुत मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा क्या होता है शोर वगैरह होता है। मेरे को थोड़ा शांति में पेपर देने की आदत है। ताकि मैं एकदम ना वो शांति वाला एनवायरनमेंट होता है ना बिल्कुल एकदम पेपर वाला अपना फ़ील कर पाऊँ। तो ये मेरी प्रिपरेशन के दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था। तो मैं यूजुअली मेरे घर में सारे लोग सो जाते थे अपना 10 बजे के करीब अपने-अपने रूम्स में। तो मैं क्या हो जाता था मैं 10 बजे से मैं अपना 11 बजे बैठती थी। 11 बजे से मैं अपना मॉक लगाना स्टार्ट करती थी। मैं अपना 11 बजे मॉक लगाना स्टार्ट करती थी ताकि मेरे को एक ना वो एग्ज़ाम प्रेशर वाली चीज़ और एकदम मेरा फ़ोकस हो सके। तो सबके लिए हो सकता है वो चीज़ हो, ठीक है? हो सकता है आप दिन में 1 मॉक लगाना चाहते हो, तो भई वो लगाओ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉक लगा के अपनी चीज़ों को एकदम एकदम होता है ना कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, एक आपके क्या हो जाता है सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट होता है, एकदम आपके एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट आपको फ़ील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, मम्मी कह रही है जा बेटा चाय बना दे और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं अपना मॉक छोड़ के जा रहे हैं और जाके चाय बना कर आ रहे हैं। भई वो एक रिदम टूट जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को अच्छे से अपने एक टाइम शेड्यूल, अपने एक टाइम बाउंड होके चलते हुए चलो, ठीक है? इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। आपको ये चीज़ पता लग जाएगी आपको चीज़ों को देना आपको कैसे टीचर आउट करना है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए चलना, इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए चलो, कंसिस्टेंट रोज़ रेगुलरली एफर्ट लगाते हुए चलो। अपना एक शेड्यूल बना लो, अपना एक प्लान बना लो, अभी भी वक़्त है, चीज़ों को अच्छे से टीचर आउट कर सकते हो और यू आर गुड टू गो फिर आप अपने अचीव कर सकते हो गोल्स, ठीक है? और आपका जेआरएफ आपके हाथ में होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सारी चीज़ों का फोकस करते हुए चलना, ठीक है? और आई होप आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और भाई अगर आप चीज़ों को मेरे साथ काफ़ी इंटरैक्टिव वे में करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेल कर सकते हैं। खासकर वो बच्चे जो जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं भैया वो तो ज़रूरी आ जाओ, इंटरैक्टिव क्लासेस हो जाएँगी, ठीक है? और एक जब तक सर पे वो डंडा होता है ना, हम चीज़ों को अच्छे से कैटर आउट कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप तो आपके लिए आ ही चुकी है ऑन ऑल आवर प्रीमियम बैचेस जहाँ पे आपको जिनका सिर्फ नेट क्वालीफाई है उनको 30% का स्कॉलरशिप और जिनका सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालीफाई है उनको 50% का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है ऑन ऑल आवर बैचेस। तो अगर आप ये सारी चीज़ चाहते हो कि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एनालिटिकल स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हुए चलूँ, आपको रिसोर्सेज़ वाला वो गैप आपका फ़ील ना हो, ठीक है? वो वाली चीज़ और आपको ये होता है ना कि ऑन द पॉइंट आपका ऑन द डे ही आपका वो डाउट सॉल्व हो जाए, तो वो चीज़ अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल वे में देखना चाहते हो, तो आप बैचेज़ में एक प्रीमियम जर्नी का हिस्सा भी बन सकते हो। तो आप फ्रॉम बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस आपके बैचेज़ रहते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज़ जहाँ पे आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस, क्विज़ेज़, पीडीएफ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, कंप्लीट वीडियो कोर्सेज़ विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, 10 ईयर के पीवाईक्यूज़ उनके सॉल्यूशंस के साथ, आपका फुल मॉक टेस्ट और कंप्लीट स्टडी प्लानर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप चीज़ों को ऐसे कैटर आउट कर सकते हो। तो अभी भी टाइम है, अभी भी वक़्त है, चीज़ों को अच्छे से करते हुए चलोगे, ठीक है? और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हमको जॉइन कर सकते हो और मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं यूजुअली आपको क्लासेस के लिंक्स भेजती रहती हूँ, आपको डेली अपडेट्स देती रहती हूँ, अगर कोई जॉब वैकेंसी होती है उसकी अपडेट देती रहती हूँ। तो आप टेलीग्राम पे जाइए जेआरएफ अड्डा होम साइंस बाय प्रांशु मैम अगर आप सर्च करेंगे तो दैट्स माय चैनल। मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है, तो आप वहाँ पे मेरे को जाके जॉइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्ट्रैटेजी कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना।
कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है, नीचे सपोर्ट का आपको एक नंबर भी दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरैक्टिव और अच्छे टॉपिक्स को जैसे हम अपनी सीरीज में कवर करते हुए चल रहे हैं, तो मेरे साथ आप रेगुलरली जुड़ सकते हैं 6 बजे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मैं आपको कराती हूँ होम साइंस एंड जो आपका पीडी मैं कराती हूँ दैट इज ऑफ सैटरडे एंड संडे ऑन 6 PM। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।